दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 17 नंबर का लेक्चर है। ओवरऑल देखेंगे तो आज हमारा 347 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो टोटल 10,410 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। मायने रखता है एक क्लास में 10,410 सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है दोस्तों। अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान और विश्व का भूगोल, ये 5 विषय डिटेल में पढ़ के समाप्त कर दिया है। पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हर एक परीक्षा के लिए बेसिक ज्योग्राफी की क्लास है, इसे आप जरूर पढ़िए। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम राजस्थान, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे सवाल भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आपको भरोसा है, बिलीव है, तो आप एक बार आइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए कितनी बेहतर आपकी तैयारी हो पाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा। सवाल है कि राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के मध्य कौन सा एक पर्वत विभाजक रेखा का कार्य करता है। अगर ये पर्वत ना होता तो दोनों चीजें सेपरेट नहीं हो पाती, अलग अलग नहीं हो पाती। एक तरफ राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है, दूसरी तरफ दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि है, और इन दोनों के बीच में दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अरावली रेंज के बारे में आपने सुना होगा। ये राजस्थान के मैदान और केंद्रीय उच्च भूमि के बीच में एक क्या करता है दोस्तों, डिवाइडर का काम करता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दिया है। बस ऐसे ही सवाल पूछता है, बस मेरे यहाँ पर क्या है कि कोई ऑप्शन में नहीं दिया, परीक्षा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बस इतना सा बात रहेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर, मैंने आपको समझाया था दोस्तों, कहीं भी बांगर शब्द आएगा तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठाएगा कि यह दोस्तों बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है, क्योंकि नई जलोढ़ मिट्टी होती तब उसे हम खादर नाम देते। क्या नाम देते? खादर। करा राजस्थान बांगर, यानी राजस्थान की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो, और जो थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल आप सभी जानते होंगे दोस्तों। थार का मरुस्थल, ठीक है, कहां पड़ता है? राजस्थान में। जहां पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो बीकानेर वाला एरिया हो गया और आपका जैसलमेर वाला एरिया हो गया, वही थार का मरुस्थल है। कह रहा है इन दोनों के बीच में जो विभाजक रेखा, उसका नाम क्या है? ठीक है, इन दोनों के बीच में जो विभाजक रेखा है, इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। समवर्षा रेखा। समवर्षा माने क्या होता है? याद रखिएगा, जो दो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाए उसे समवर्षा रेखा कहते हैं। और यहां से 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरी हुई है, यह आप याद रखेंगे, जो राजस्थान बांगर और उसके मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच में एक डिवाइडर का काम करती है। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब जाकर आपको इस तरह का सवाल मिलेगा देखने को। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास किया गया है। वैसे भी राजस्थान दोस्तों एक सूखा एरिया है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, लेकिन खेती तो हर जगह की आवश्यकता है। ठीक है, तो खेती करने के लिए यहां पर एक नहर बनाया गया जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ये जल संसाधन हेतु दोस्तों, कृषि हेतु, ये राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में ये जो है नहर बनाया गया है। ये आप याद रखेंगे, यह कृत्रिम नहर है। ठीक है, नदियों की तरह प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, इसे बनाया गया है ताकि वहां पर जल संसाधनों की आपूर्ति हो सके। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? बांगर मैंने फिर आपको बताया, बांगर कहीं भी लिखा हो आपके दिमाग में आना चाहिए, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में इंगित कर रहा है। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रख लीजिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, करा राजस्थान की जो बांगर है उसकी उर्वर भूमि, अब आप जानते हैं दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसकी उर्वरकता क्या होती? कम होती है, क्योंकि नई वाली में ज्यादा होती तभी तो वहां पे फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है, और पुरानी वाले में उर्वरकता कम होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस उर्वर, जबकि है ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं है, इसे कहते क्या दोस्तों? इसे रोही का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसे?
इसे रोही का नाम दिया जाता है। जो बांगर की उर्वर भूमि है उसे राजस्थान में स्पेशली किस नाम से बुलाया जाता है? रोही के नाम से बुलाया जाता है। यह तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थली मतलब जो समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है, जो भारत के स्थल खंड के अंदर है, ठीक है। समुद्र से जुड़ जाता तो लैगून झील हो जाता। अगर समुद्र से कोई झील जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। यह अंतःस्थली झील है और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थली झील है और खारे पानी की झील है, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों सांभर झील। बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों सांभर नमक के बारे में, ठीक है। यह उत्तर भारत के किस मैदान में अवस्थित है? क्या सर यही सब पूछने के लिए रह गया है? यह उत्तर भारत के राजस्थान मैदान में, राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों सांभर झील। बच्चा बच्चा जानता है सांभर झील के बारे में ना। सांभर झील पड़ता कहां दोस्तों? ये जयपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी होगी सांभर लेक की, ठीक है। आप देख सकते हैं, कभी घूमने जाइए तो जरूर यहां तक जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है? जो राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में बहती है वह, उस नदी का नाम है दोस्तों लूनी नदी, ठीक है। वहां के लोग इसे लूड़ी नाम से बुलाते हैं। वहां न को ड़ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जैसे पानी नहीं वहां पानी कहा जाता है, पानी को पानी कहा जाता है, उसी तरह लूनी को लूड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये जो लूनी नदी दोस्तों, ये आगे चल के थार के मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है, ठीक है। मरुस्थल में क्या हो जाती है दोस्तों? विलीन हो जाती है। मतलब ये अपना जल किसी समुद्र में नहीं गिराती है, बल्कि उस थार के मरुस्थल में जाकर दोस्तों वहीं पर अपना जल जो है गिरा देती है और उसी में गायब हो जाती है यह लूनी नदी। तो आप इसे भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है राजस्थानी मैदानी क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विसर्त या समतल गर्त, ये गर्त जो होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? फिर से पढ़िए, करा राजस्थानी के मैदानी क्षेत्र में जो पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखेंगे उन्हें बाल्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें, यही नाम ही है दोस्तों। जैसे रोही आपने याद किया ना, रोही क्या है दोस्तों? रोही राजस्थान की बांगड़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जिन्हें रोही का नाम दिया जाता है। उसी तरह से यहां बाल्सन आपको याद रखना होगा, इसका और कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। जैसे भाबर आपको याद करना पड़ा था कि भाबर जो क्षेत्र होता है ये शिवालिक के नीचे तराई के बीच में, शिवालिक हिमालय और तराई के बीच में भाबर क्षेत्र पाया जाता है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र होता है। यहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं, उन कंकड़ों के नीचे से बहती है, इसलिए आंख से दिखाई नहीं देती हैं। फिर तराई क्षेत्र में आने के बाद नदियां फिर से ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि वहां कंकड़ पत्थर रहते नहीं है तो नदियां बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा ज्योग्राफी में, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि राजस्थान का मैदान किस हेतु प्रसिद्ध है? यह फेमस क्यों है दोस्तों राजस्थान का मैदानी क्षेत्र? देखिए, अगर हम कृषि की बात करेंगे तो ये अपने मोटे अनाज के लिए फेमस है। अगर हम राजस्थान के मैदानों की बात करें और हम यहाँ कृषि की बात करें तो कृषि के मामले में दोस्तों राजस्थान में मोटे अनाज का उत्पादन दोस्तों बहुतायत मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम खनिज की बात करें तो याद रखेंगे राजस्थान जो है दोस्तों वो तमाम खनिज संसाधन में भी दोस्तों आगे है। जैसे यहाँ जिप्सम वगैरह के भंडार मिलते हैं, यहाँ नमक के जिप्सम हो गया या फिर सीसा हो गया, ठीक है, सीसा हो गया या फिर नमक हो गया, इन सब का दोस्तों भंडार मिलता है, ठीक है। नमक आदि का भंडार यहाँ पर मिलता है। अभी सांभर लेक आपने पढ़ा ना, राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में तो स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लाइन को याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करा गंगा के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में? करा गंगा का मैदान दोस्तों ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो गंगा का जो मैदान है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक दोस्तों फैला हुआ। कहां तक दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य आप शामिल कर लीजिए। ये 3 राज्यों में दोस्तों गंगा नदी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। कहीं कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है ऊपरी गंगा का मैदान स्थित है। ये जो ऊपरी गंगा है दोस्तों, अब देखिए गंगा को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक ऊपरी गंगा पढ़ते हैं, एक मध्य गंगा पढ़ते हैं, एक निचली गंगा पढ़ते हैं। तो जो ऊपरी गंगा है दोस्तों उसका विस्तार हमें कहां मिलता है? उसका विस्तार हमें मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऊपरी गंगा का विस्तार कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक चीज यहां पर है, उत्तर प्रदेश में पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा या पश्चिमी हिस्सा? नहीं, देखिए गंगा नदी की एंट्री अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की एंट्री कहां से होती है, तो एंट्री होती है दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। कहां से होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसलिए ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है और मध्य गंगा के मैदान में
जब हम मध्य गंगा के मैदान की बात करते हैं तो मध्य गंगा के मैदान में हम यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और बीच में पूरा का पूरा जो बिहार है, इस पूरे बिहार की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार का जो तराई क्षेत्र है दोस्तों वो पूरी तरह से मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, ठीक है। फिर दोस्तों जब हम निम्न गंगा की बात करते हैं, निम्न गंगा मतलब जहां पे गंगा का एकदम अंतिम सिरा होता है, वह स्थान हुआ है दोस्तों पश्चिम बंगाल। कौन सा स्थान है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहां पे आगे चल के गंगा नदी दोस्तों डेल्टा का भी निर्माण करती, सुंदरबन में डेल्टा बनाती है, और आगे चल के ब्रह्मपुत्रा से मिल जाएगी और सीधे गंगा सागर तक जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये निम्न गंगा का मैदान है। तो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, इन तीनों के बारे में दोस्तों आप समझते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, परीक्षा में यहां से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा ऊपरी गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा ऊपरी गंगा के मैदान की बात कर रहा है, और आपने ऊपरी गंगा के बारे में क्या पढ़ा है? ऊपरी गंगा का मैदान जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? उत्तरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहा ऊपरी गंगा के मैदान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों इसे स्पेशली रूहेलखंड का नाम दिया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे पश्चिमी, अभी तो पश्चिमी पूछा है, फिर आप कहेंगे सर पूर्वी भी तो पूछ सकता है। हाँ पूछ सकता है। पश्चिम वाले हिस्से को रूहेलखंड कहते हैं, पूर्व वाले हिस्से को अवध का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा इसे रूहेलखंड का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? रूहेलखंड का मैदान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि ऊपरी गंगा मैदान का पूर्वी भाग जो है दोस्तों, पूर्वी भाग क्या कहलाता है? देखिए पूर्वी भाग के बारे में पूछ दिया, तो पूर्वी भाग क्या कहलाता है दोस्तों? पूर्वी भाग को अवध का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? रूहेलखंड का मैदान कहते हैं, और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? अवध का मैदान कहते हैं। समझ गए ना? बात आ रही समझ में ना? बहुत आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि गंगा के मैदान में जहां तहां गर्त पाए जाते हैं। गर्त मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? गर्त का मतलब होता है गड्ढे। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? गड्ढे पाए जाते हैं। इन्हें पटना में और मोकामा में, मोकामा दोस्तों एक जगह है बिहार में, ठीक है। मोकामा कहां है दोस्तों? बिहार के एक जगह का नाम है, और पटना भी बिहार में है, ठीक है। और पहले मुझे नहीं पता था मोकामा कहां है, एक बाद में मूवी आई थी निरहुआ की, ठीक है, मोकामा 0 किलोमीटर ऐसे कुछ आया था, ठीक है। बड़ा शानदार सा मूवी था, मैं देखता भी हूँ। एक्चुअली मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक है, ठीक है। और अब तो मतलब इतनी मूवी देख चुका हूँ ना कि अब तमिल में देखता हूँ मूवी, बची नहीं, हिंदी वाली मूवी बची नहीं, ठीक है। आदत है, रोज नहीं तो हर दूसरे दिन एक मूवी तो देखने को चाहिए। मोबाइल में ही देखता हूँ, ऐसा नहीं थिएटर में जाके देखता हूँ, ठीक है, लेकिन चाहिए। जैसे होता है ना कुछ लोगों का पैशन होता है, तो वैसे आपके नितिन सर का पैशन ना, 3 पैशन है नितिन सर का। पहला पैशन क्या है? खूब बढ़िया से खाना, हमको खाना अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा पैशन क्या है? खूब घूमने, घूमने का बड़ा शौक है, उसके लिए मैं कुछ भी न्यौछावर कर देता हूँ। और तीसरा पैशन क्या है? पिक्चर। ये 3 चीज चाहिए, ये 3 चीज मिलती रहे, उसके बाद आप हमसे कुछ भी करवा लीजिए, जो चाहिए करवा लीजिए, बस ये 3 चीज की जरूरत होती है। खैर आइए, तो मोकामा दिया, तो पटना में और मोकामा में ये दोस्तों जो गर्त पाए जाते हैं उस गर्त का अलग अलग नाम होता है। पटना में दोस्तों उस गर्त को जल्ला बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ध्यान समझिएगा, आपने इस तरह का शब्द सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब क्या करें, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज हमें भी मिला, हमने भी आपसे शेयर किया। तो पटना में उसी गर्त को, उस गड्ढों को जल्ला बुलाते हैं, जबकि मोकामा में उन गड्ढों को टाल कहा जाता है। टाल, हालांकि गड्ढे लंबे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसे क्या कहा जाता है? टाल कहा जाता है, ठीक है। तो आज बड़ा खतरनाक खतरनाक शब्द पूछ लिया हमने। एक आ गया रोही। रोही क्या होता है? राजस्थान में बांगर मिट्टी का जो क्षेत्र है वो रोही कहलाता है। एक आ गया बालसन, बालसन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। और अब क्या आ गया? जल्ला और टाल, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। अच्छा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो फ्री वाली क्लास मैंने स्टार्ट किया दोस्तों, बहुत ही शानदार सी हमारी ये क्लास चल रही है। और इस क्लास को अगर आपको देखना हो ना तो सुबह के 9 बजे आप समय निकालिए, ठीक है, 9 बजे। और अब तक दोस्तों इसमें मान के चलिए अब तो 350 लेक्चर होने वाला है, ठीक है। 350 लेक्चर अब तक का इसमें दिया जा चुका है, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा 2-3 कम हो जाएगा 2-4 दिन वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों 350 लेक्चर और 10,500 सवाल तब तक हो जाएंगे। कितने सवाल? 10,500 सवाल, ठीक है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपका एक एक विषय पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बेसिक है ना वो बेसिक मजबूत हो जाएगा। इन चैप्टर को पढ़ने के बाद जब किताब उठाएंगे ना, आपको लगेगा यार सब पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। सब कुछ ऐसा आपको महसूस होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
कह रहा है गंगा का मैदान किन दो नदियों के मध्य फैला हुआ। बड़ा शानदार सा सवाल दिया दोस्तों, उन दो नदियों का नाम बताइए जिसके बीच में गंगा का मैदान फैला हुआ। यमुना मत बोल दीजिएगा, यमुना दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। जो ये गंगा है ये घग्घर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच में दोस्तों? घग्घर 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 और तीस्ता नदी के मध्य, तीस्ता नदी के मध्य दोस्तों फैला हुआ है। दोस्तों एक सवाल परीक्षा में पूछता है हिस्ट्री में, आप पढ़ते हैं कालीबंगन के बारे में, ठीक है, कालीबंगा के बारे में। ये कालीबंगा जो हड़प्पा स्थल था ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था दोस्तों? तो हम पढ़ते हैं घग्घर नदी के किनारे ना, वहां से सवाल आया है, ठीक है, कालीबंगा। और कालीबंगा पड़ता कहां दोस्तों? कालीबंगा का लोकेशन है राजस्थान, ठीक है। तो गंगा का जो मैदान है दोस्तों ये घग्घर नदी से लेकर सीधा तीस्ता नदी, सिक्किम की जीवन रेखा कही जाती है ना तीस्ता, ये कहां है दोस्तों? ये आपको सिक्किम तक लेके जाएगा, ठीक है। इस बीच में दोस्तों क्या फैला हुआ है? ये गंगा का मैदान फैला हुआ है। तो इस लाइन को भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा लीक से हटकर दोस्तों ये सवाल दे दिया, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार गंगा का मैदान, मैदान तो मैदान है, अब उसको किस रूप में वर्णित किया गया है, इसका क्या जवाब दिया जाए? इसका जवाब है, एक शब्द आपसे परीक्षा में देता है, ये यहां पर लिखा जाता है भू अभिनति। क्या कहा जाता है दोस्तों? भू अभिनति कहा जाता है दोस्तों। गंगा नदी का जो मैदान है उसको किस रूप में वर्णित किया गया है? इसे भू अभिनति के रूप में वर्णित किया गया है। भू अभिनति मतलब क्या होता है? ऐसे जल निकाय जो लंबे चौड़े ऐसे जल निकाय जिसका द्रव्यमान, पहले समझिए उसका एक मतलब एक परिभाषा है, एक ऐसा जल निकाय जिसका एक ऐसा जल निकाय जो लंबे चौड़े और उथले हुए गड्ढों से क्या हो? घिरा हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है भू अभिनति कहा जाता है। और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो आप इसे भू अभिनति ही याद कीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा गंगा के मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी? सबसे ज्यादा यहाँ खेती कौन सी होती दोस्तों? तो सबसे ज्यादा खेती होती दोस्तों गेहूं और चावल नहीं, चावल की खेती नहीं की जाती, धान की खेती होती है ना। तो गेहूं और धान की खेती होती है दोस्तों। हम आम जनरल भाषा में हम बोल देते हैं बस खाली कि चावल की खेती, ठीक है। तो धान बोया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखें। जैसे आटे की खेती नहीं होती, गेहूं की होती, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है मध्य गंगा के मैदान में बहुतायत मात्रा में पाए जाते। क्या पाए जाते दोस्तों? जो मध्य गंगा का मैदान है, और मध्य गंगा का मैदान कहां पाया जाता है दोस्तों? यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है दोस्तों यहीं पर पाया जाता है। और एक समस्या यहां पर हो जाती है गंगा नदी के साथ, समस्या हो जाती है कि जब गंगा नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसके जल में बड़ा वेग होता है, और गंगा नदी अपने विशाल जल को लेकर के बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो मैदानी क्षेत्रों में कदम रखती है फिर धीरे 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 उसके जल का वेग बहुत कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि इन मैदानी क्षेत्रों का जो ढाल है ना वो अत्यंत कम है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। और उस ढाल के कम होने की वजह से ये पानी का वेग धीमा हो जाता है। तो नदियां क्या करती है, जब पानी का वेग कम हो जाता है तो वेग को बढ़ाने के लिए नदियां विसर्प की आकृति बनाती। क्या बनाती हैं? नदियां विसर्प की आकृति बनाती है। आप समझिएगा, मान लीजिए ऐसे गंगा नदी पहाड़ों से उतरा तो यहां विसर्प बना लेगा, ऐसे ये ऐसे विसर्प बना लेती है नदी, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों? उससे होता यह है कि नदियों के जल को थोड़ा सा वेग मिल जाता है। अब विसर्प बनाते बनाते दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है, विसर्प बनाते होते हैं कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये नदी ऐसे गई और ऐसे गई, ये ऐसे गई, ऐसे आ गई, ठीक है। ऐसा हो जाता है, ऐसा आकार बन जाता है। इसी को हम कहते हैं गोखुर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं गोखुर, ठीक है। कुछ समय बाद कभी कभी ऐसा होता है कि नदियां यहीं से आकर ना फिर यहीं आके जुड़ जाती हैं, ऐसे जुड़ जाती हैं। फिर नदी का जल दोस्तों ऐसे बहते बहते ऐसे हो जाता है। ये वाला जो जल था ये रुक जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इसके रुक जाने के बाद यहां पर जो झील बनती है इसे कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। और इस तरह के गोखुर झील ये गंगा के मैदानी क्षेत्र के, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहुतायत मात्रा मिलते हैं। ये आप याद रखेंगे। मेरी बात समझ में आ गया ना? बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। गोखुर ऐसे बन जाता है, तो ये वेग के लिए बना था, लेकिन ये दोस्तों बाद में नदी क्या हो जाता है, जब एकदम नजदीक आ जाता तो कट जाता है हिस्सा, तो जाके जुड़ जाता है, ये पानी रुका रह जाता है, ठीक है। इसी वजह से गोखुर झीलों का निर्माण होता है और वो इन क्षेत्रों में देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग
जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग वगैरह की बात करते हैं तो कहां पर पढ़ते हैं दोस्तों? बहुत पहले जब मैं पढ़ाता नहीं था तो मुझे लगता था दार्जिलिंग वगैरह सब सिक्किम मुक्किम में पड़ता होगा, बाद में पता चला अरे बाप रे बाप, सिक्किम में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। हाँ, दार्जिलिंग कहां पर, आज भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है। तो दार्जिलिंग कहां पड़ता है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कह रहा जलपाईगुड़ी हो गया तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र दोस्तों, ये स्पेशली क्या कहलाता है? इसको स्पेशली नाम दिया जाता है दुआर। क्या कहते हैं? दुआर। सर ये तो हम लोग के घर के सामने जो छूटा हुआ स्थान रहता है उसको दुआर कहते हैं। हाँ, तो इसको भी मान लो ना, इसको भी द्वार कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का जो पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र का हिस्सा है उसको मिला जुला कर क्या नाम दिया जाता है? उसको द्वार नाम दिया जाता है। नाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आप कहां भाग सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य कौन सा मैदानी क्षेत्र स्थित है? कह रहा एक तरफ हिमालय पर्वत है, दूसरे तरफ मेघालय का पठार है, और इन दोनों के बीच में दोस्तों आप आगे बढ़ते हुए चले आएंगे। अब गंगा मत बोलिएगा भाई, गंगा नहीं कहना आपको, गंगा अब चली गई वहां गंगा सागर, ठीक है। अब यहां पर आएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाएगा। ये आप लाइन याद रखिएगा, ठीक है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके कई सारे नाम वगैरह भी पूछे जाते हैं, सब सवाल आएगा, ठीक है, आपको पीछे भी पढ़ाया गया कई बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में? जैसे गंगा को हमने देखा कि गंगा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है, और राजस्थान का मैदान तो स्पेशली राजस्थान में। उसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये कहां पर फैला हुआ दोस्तों? तो स्पेशली ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये असम राज्य में फैला हुआ। मुख्य राज्य तो असम है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से एंट्री करती दोस्तों? तो याद रखेगा, एंट्री की बात करें तो याद रखेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती। कहां से करती है? ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में क्या करती है? एंट्री करती है। बोमडीला दर्रे का नाम सुना है? बोमडीला के पास से यू आकार बनाते हुए ये नदी जो है घुस जाती भारत में, ठीक है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र इसका है वो असम राज्य में दिखता है। असम की राजधानी दिसपुर है और ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़िए, कर ब्रह्मपुत्र मैदान में किन फसलों की कृषि की जाती? कौन सी खेती होती दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में? जैसे गंगा नदी के मैदान में हमने गेहूं और धान की खेती देख लिया, उसी तरह यहां ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्पेशली चावल का मतलब क्या है? चावल का मतलब धान से, ठीक है, धान की खेती होती है। और दूसरा आप याद रखें दोस्तों पटसन। जी हां दोस्तों, पटसन उत्पादन के लिए दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल वाले ज्यादातर मच्छी भात खाते हैं ना, चावल का उत्पादन वहां बहुत ज्यादा होता है। और बांग्लादेश दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा चावल उत्पादन होता है, ठीक है। कह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है ये किस मैदानी क्षेत्र में दोस्तों अवस्थित है? ये तो माजुली द्वीप दोस्तों पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्र में ही स्थित है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप नहीं है। अगर उस मामले में देखेंगे तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों माजुली द्वीप। और ये पड़ता कहां पर दोस्तों? इसका लोकेशन कहां है? ये माजुली द्वीप स्थित है असम राज्य में। कहां स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। यह भी आप याद रखेंगे। कर ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसे जमुना बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जमुना। हाँ, यमुना नहीं दोस्तों, जमुना बुलाते हैं। यमुना एक अलग नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है। वो प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। निकलती यमुनोत्री से, गंगा निकलती गंगोत्री से, लेकिन यमुना आगे चल के दिल्ली आगरा होते हुए मथुरा होते हुए, ठीक है, कहां चली आती? सीधा प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती। वो यमुना है और ये जमुना है, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से बुलाते हैं? ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से बुलाते हैं? तो तिब्बत में दोस्तों इसे सांगपो नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? सांगपो नाम से बुलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है,
ठीक है, ये पूछता है परीक्षा में कि ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये आता है। इसी तरह एक सवाल और आता है, जब ये नदी भारत में एंट्री करती है यानी अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी आती है तब इसे किस नाम से बुलाया जाता है, वहां के लोग इसे दिहांग नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, दिहांग नाम से। जब ये नदी असम में आती है, असम में, तब दोस्तों इस नदी को किस नाम से बुलाया जाता है, तो असम के लोग इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ये असम में नाम दिया गया। ठीक है, तो ये 3-4 नाम जो इसके हैं ना, ये आप जरूर याद रखेगा, परीक्षा में यहां से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, उस नदी द्वीप का नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है माजुली। क्या नाम है, माजुली द्वीप। और ये द्वीप दोस्तों कहां स्थित है, तो मैंने बताया ये असम में स्थित है और एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहां स्थित है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ये आप लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, भी अच्छा सा सवाल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी नदी सादिया शहर के निकट, ढोला सादिया ब्रिज का नाम सुना है कि नहीं, एक ब्रिज यहां बना दोस्तों जिसका नाम है ढोला सादिया ब्रिज। ठीक है, ढोला सादिया पुल। ठीक है, आगे चल के दोस्तों इसी पुल का नाम क्या रख दिया गया, भूपेन हजारिका पुल। क्या नाम रख दिया गया, भूपेन हजारिका पुल। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुल है दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कह रहा है कौन सी नदी सादिया शहर के निकट दिहांग नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है, तो उस नदी का नाम है दोस्तों लोहित नदी। क्या नाम है, लोहित। यहां ह लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक सेकेंड, लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी आप याद रखेंगे। लोहित नदी को दोस्तों खूनी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खूनी नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नदी जो है लाल रंग की दिखती है। कैसी दिखती है, लाल रंग की। तो इसके लाल होने की वजह से पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र ही लाल हो जाती है। लाल नदी आकर अगर किसी में अपना जल मिलाएगी तो नदी नहीं लाल हो जाएगी, तो ऐसा उसके साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। अभी मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में अच्छा मैंने शायद क्या बोला था, बड़ा लाचा ना, नहीं बड़ा लाचा नहीं करना, नामचा बरवा है। क्या नाम दोस्तों, नामचा बरवा में। ठीक है, नामचा, पीछे मैंने शायद गलती किया या बरवा बोला, शायद बरवा से बड़ा लाशा याद आ गया होगा। मुझे लग रहा है मैंने मुझसे जवान फिसलिया, कुछ गलत हुआ। याद रखेंगे, नामचा बरवा जो शिखर है दोस्तों, नामचा बरवा शिखर के पास से ये नदी क्या करती है, यू के जैसे आकार बनाकर दोस्तों भारत में एंट्री करती है। और अगर इसका लोकेशन देखा जाए कहां से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा यह नदी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह अरुणाचल से एंट्री करती है। पीछे एक बार देख लीजिएगा, आप सुधार कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, बाद में ना कहेगा कि नितिन सर ने गलत कर दिया। कभी कभी जबान फिसल जाती, पढ़ाना ही होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में है। ठीक है, और पता नहीं मैंने बोला भी कि नहीं बोला, हो सकता नामचा बरवा ही बोला हो, लेकिन अंदर से आत्मा करे कि नहीं कुछ गलत मेरे मुंह से निकला था। ठीक है, यहाँ जो है शायद बड़ा लाचा निकला था, क्या ऐसा कुछ निकला था, या बोमडीला निकला था, बोमडीला निकला था, क्या निकला था ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी होगा। ब्रह्मपुत्र के मैदान में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है, थोड़ी देर पहले तो बताया। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में एक तो धान की खेती होती है, दूसरा दोस्तों पटसन की खेती होती है। यही तो बताया ना, ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान और पटसन की खेती होती है। ठीक है, हो सकता है रिपीट हो गया वो सवाल। करा असम का मैदान फैला हुआ है। अच्छा, असम का मैदान दोस्तों कहां फैला हुआ है, देखिए मैदान को हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे असम का मैदान नहीं कहा जाता है। असम का मैदान देखेंगे दोस्तों, तो असम का मैदान धुबरी एक जगह पड़ता है, धुबरी से सादिया तक फैला हुआ। कहां तक दोस्तों, धुबरी से सादिया तक दोस्तों कौन सा मैदान फैला हुआ है, ये असम का मैदान फैला हुआ है। और ये जो मैदान है दोस्तों, इसी मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो वेदिकाएं हैं, धाराएं हैं, और साथ में उसकी सहायक नदियां, ये उन्हीं के द्वारा निर्मित मैदान है जिसे हम असम के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। एक बार इसके पहले भी मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है, वो डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप उसका वीडियोस जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर आइए और लिखिए इंडियन ज्योग्राफी बाय नितिन सर स्टडी 91, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां डिटेल वाली क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, ये उसी क्लास का नोट्स है दोस्तों, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे विषय मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, ये उन विषयों के नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, इन्हें आप परचेज करके प्रिंट खुद से करा सकते हैं। ठीक है, तो आप विजिट कीजिए हमारे स्टडी 91 के वेबसाइट एप्लीकेशन पर, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस क्लास का PDF भी दोस्तों वहां अपडेट कर दिया जाता है, तो हमारी वेबसाइट का
परिचय यहाँ पर दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार फिर से चेक कर लें कि सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं, क्योंकि अब क्लास डेली आएगी तो रहना जरूरी है। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप समझ पाएंगे कब कौन सी क्लास दी जाती है, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी आपको एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।